हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। और हम सभी उपस्थित हैं आज संविधान की प्रश्नोत्तरी को लेकर, और जिसमें कि आपका पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स दिए गए हैं उन टॉपिक्स का जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो उसके डिस्कशन है, उसको लेकर हम उपस्थित हैं और इस चीज़ को जो है देखेंगे। यहाँ पर इसी प्रकार से टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको मिलते जाएंगे, और इस प्रक्रिया को हम लोग जो है एग्ज़ाम तक सारे जो टॉपिक वाइज सिलेबस जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको दिख रहा है कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, यानी कि शासन की जो एकात्मक पद्धति है उसका लाभ क्या है। अगर हम देखें, शासन दो प्रकार का है, संघात्मक शासन और एक है एकात्मक शासन। ठीक है, संघात्मक शासन वो शासन व्यवस्था जहाँ पर जो है एक या दो से अधिक सरकारें अस्तित्व में होती हैं। ठीक है, और एकात्मक शासन व्यवस्था उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जहाँ पर एकल सरकार होती है, केंद्रीय स्तर की ही सरकार होती है पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में। तो भारत में जो है वो संघात्मक शासन है, बेसिकली यही माना जाता है। लेकिन जो है भारतीय शासन व्यवस्था में कुछ लक्षण एकात्मक शासन के भी मौजूद हैं। इसीलिए अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे, भारत जो है वो पूर्ण रूप से संघीय शासन वाला देश नहीं है। कई लोग इसे अर्धसंघात्मक कहते हैं, तो कोई संघात्मक होते हुए एकात्मक कहा जाता है। कई प्रकार के नाम यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, तो एकात्मक भी लक्षण हमारे यहाँ शामिल हैं, एकात्मक शासन के भी। तो इसका कहना है कि शासन की एकात्मक पद्धति जो है शासन की एकात्मक पद्धति जो है उसके लाभ क्या हैं। पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन क्या है, अधिक अनुकूलनशीलता। दूसरा है दृढ़ राज्य, जनता द्वारा अधिक सहभागिता, सत्तावाद की कम संभावनाएं। यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन संख्या है बी, यानी कि दृढ़ राज्य। एकात्मक शासन पद्धति में जो राज्य है वो दृढ़ होता है, मजबूत होता है, इसी को हम कहते हैं एकात्मक शासन पद्धति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो भारत की जो संविधान सभा है, भारत का संविधान किसके द्वारा बना हम जानते हैं। भारत का संविधान जो है वो संविधान सभा के द्वारा ही बनाया गया। और क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई। तो संविधान सभा बनाई गई ऑप्शन ए वेवेल प्लान, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी अगस्त ऑफर और कैबिनेट मिशन। तो आप सभी जानते हैं वेवेल योजना जो है वो 1945, क्रिप्स मिशन 1942, अगस्त ऑफर जो है वो 1940 और कैबिनेट मिशन जो है वो 1946। तो भारत की संविधान सभा जो है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा बनी। भारत की संविधान सभा जो है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाई गई। चलेगा, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। और भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई, न्याय की बात नहीं की गई है। भारतीय संविधान प्रस्तावना में कौन से न्याय की बात नहीं की जाती है। तो लोकतांत्रिक न्याय, या फिर सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, या फिर राजनीतिक न्याय। हम सभी जानते हैं संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीन प्रकार के न्याय संविधान सभा की प्रस्तावना में या संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। और जो नहीं दिया गया है वो कौन सा है, जो नहीं दिया गया है वो है लोकतांत्रिक न्याय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। संविधान सभा की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। संविधान सभा की प्रस्तावना में भारत को जो है उसको किस नामों से या उसको क्या यहाँ पर बुलाया जाएगा, उसको क्या कहा गया है। ठीक है, वो यहाँ पर देखा जाए तो क्या कहा गया है, सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। दूसरा ऑप्शन समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। ठीक है, यानी कि एक चीज़ हम देख सकते हैं, भारत के संविधान में कहीं पर भी सर्वसत्ताधारी शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं हुआ है। तो जहाँ जहाँ पर सर्वसत्ताधारी वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन आप ऐसे ही हटा सकते हो। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है संविधान की जो मूल प्रस्तावना में वो पंथ निरपेक्ष लिखा है, धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा है।
ठीक है। वैसे तो बेसिकली इसमें कोई अंतर नहीं माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष में। तो वैसे यहाँ पर आंसर सही आपका ऑप्शन नंबर बी है। फिर इसके बाद लिखा है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है, यानी कि संविधान में भारत को क्या कहा गया है, भारत को क्या नाम दिया गया है। लिखा है परिसंघकल्प, एकात्मक, राज्यों का संघ या फिर परिसंघ। सही आंसर इसका क्या है, राज्यों का संघ। हम सभी भारतीय संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं, संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं, और उसी में अनुच्छेद 1 में ही क्या कहा गया है, अनुच्छेद 1 में ही भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ इंडिया जो है, यूनियन इंडिया बोला गया है, यानी कि सॉरी यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है इंडिया को, राज्यों का संघ। इसके अलावा भारत के संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि राज्यों का संघ या संघात्मक शासन, संघीय शासन, ऐसा कुछ भी कहीं पर नहीं लिखा है। केवल ये अनुच्छेद 1 ही इस तरह की बात करेगा। इसके बाद लिखा है कि भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ, सुदृढ़ केंद्र का मतलब है कि सशक्त केंद्र, यानी कि एक मजबूत केंद्र, ठीक है, एक मजबूत केंद्रीय शासन के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो आंसर यहाँ पर अमेरिका, दूसरा कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। सही आंसर जो है ऑप्शन संख्या बी है इसका, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि जो भारत में संघीय शासन है, जो संघात्मक शासन है भारत में, भारत का जो संघीय शासन है, बेसिकली संघीय शासन की जो बात आती है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, ये यहाँ से लिया गया है। लेकिन जब ये चीज़ लगा दे, आपसे पूछा जाएगा, बेसिक क्वेश्चन है कि संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई, भारत का जो फेडरल सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। लेकिन अगर प्रश्न हो जाए कि मजबूत केंद्र, सशक्त केंद्र या फिर क्या लिखा है, सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली, तो आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी है, यानी कौन सा हो जाएगा, कनाडा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। द्वैध शासन, ठीक है, द्वैध शासन मतलब होता है डायरकी, द्वैध शासन का मतलब क्या है, डायरकी, ठीक है। और भारत में जो है केंद्र में डायरकी, द्वैध शासन लाने का काम किसने किया था, या कौन से एक्ट के द्वारा, तो भारत शासन अधिनियम 1935। प्रांतों में जो द्वैध शासन है, जो डायरकी प्रोविंसेस में है, वो आई है आपकी 1919 के तहत, लेकिन जो केंद्र में है वो 1935। आगे बढ़ते हैं, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइएगा। तो भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की जो सही तिथि है वो 24, अंतिम तिथि जो है वो 24 जनवरी 1950 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ये इसका आंसर है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था और आंशिक रूप से लागू हुआ। उसी दिन संविधान पर हस्ताक्षर हुए, उसी दिन संविधान सभा ने इसको अपनाया था। 5 दिसंबर का संविधान सभा से कोई मतलब नहीं है, 25 जनवरी 1950 का भी कोई मतलब नहीं है, 24 जनवरी और 26 नवंबर ये 2 डेट संविधान सभा के संबंध में है। यहाँ पर सही आंसर है 24 जनवरी 1950। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में जो KN राव लिख गया है ये थोड़ा मिस टाइप है, गलत टाइप हो गया है। यहाँ पर आंसर होता है BN राव। आप सभी ने पढ़ रखा है, हमने आप सभी को क्लासेस में पढ़ाया है, लिखवाया है कि संविधान का पहला प्रारूप जो है फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा तैयार हुआ, तो BN राव के द्वारा, बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा। उनके द्वारा जो प्रस्ताव, जो प्रारूप बना था उसमें 246 आर्टिकल्स थे, 246 आर्टिकल्स थे और 10 अनुसूचियाँ थीं, यानी कि 10 शेड्यूल्स थीं। इसी प्रारूप पर जो है विचार विमर्श, इसी प्रारूप पर जो है जांच करने के लिए एक समिति बनी थी, उसका नाम था प्रारूप समिति, और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। संविधान सभा, अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था। जो प्रोविंसेस कमेटी थी, संविधान सभा की प्रोविंसेस कमेटी, प्रांतीय समिति मतलब क्या है, प्रोविंसेस कमेटी का हेड कौन था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल। तो जो प्रांतीय समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय समिति जो थी उसके अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि माइनॉरिटीज़ और फंडामेंटल राइट्स के संबंध में जो एक सलाहकार समिति है, एक जो सजेशन कमेटी है, उसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ध्यान रखेंगे, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति परामर्श समिति, जो कि यहाँ पर नहीं लिखी है, इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजाति परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1892 या 1909 का, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को ही कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, और 1909 का जो अधिनियम है उसे बोलते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू उस समय भारत का क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सचिव बोला जाता था, भारत राज्य का सचिव। और चेम्सफोर्ड उस समय भारत का वॉयसराय था। ठीक है, चेम्सफोर्ड क्या था? उस समय भारत का वॉयसराय था। और जो मॉन्टेग्यू है ये कौन था? मॉन्टेग्यू उस समय भारतीय राज्य का सचिव था, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया स्टेट। ठीक है, आंसर क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? आंसर इसका 15 है। आप सभी ने क्लासेस में पढ़ रखा है, भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। आगे बात आती है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सी सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सभी हर क्वेश्चन में जैसे ही कोई क्वेश्चन आगे आता है तो आप पहले आप उसको क्वेश्चन को रोक दिया करिए और स्वयं से देखा करिए आप इसका आंसर क्या कर पाएंगे। उसके बाद सही आंसर तो यहाँ पर हम आपको साथ में बता ही रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर करिएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ता है, नया क्वेश्चन आता है, आप तुरंत क्वेश्चन को रोक दीजिएगा और पहले पढ़िएगा आज सही आप आंसर क्या कर सकते देख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम आपको आंसर सही यहाँ बताएं। ठीक है, कोई लाइव क्लास तो है नहीं कि आपको हम टाइम दें, इसके लिए आप जो है स्वयं से वीडियो को रोक सकते हैं, पॉज करिएगा और उसके बाद देखिएगा, फिर प्ले करिएगा। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कहिएगा या फिर अस्थायी अध्यक्ष कहिएगा, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, और इस 9 दिसंबर 1946 की बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष हैं, जो संविधान सभा के टेम्पररी अध्यक्ष हैं, वो ही बने थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं तो संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? उप समिति अध्यक्ष कौन था? उप समिति अल्पसंख्यकों के लिए बनी है। अल्पसंख्यकों की जो परामर्श समिति है, जो मुख्य परामर्श समिति है, उसके अध्यक्ष तो आपने देखा अभी कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उप समिति अल्पसंख्यकों की, तो HC मुखर्जी। ठीक है, HC मुखर्जी, ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर सही है। ड्राफ्टिंग कमेटी को ही हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? प्रारूप समिति। तो आंसर आप सभी देखिएगा क्या होना चाहिए, ड्राफ्टिंग कमेटी को ही बोलते हैं प्रारूप समिति। ठीक है, हिंदी में पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, प्रारूप समिति भी कहते हैं, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग समिति कहते हैं, और एक नाम होता है मसौदा समिति। ठीक है, तो ये कई सारे नाम हैं इसके, प्रारूप समिति, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति या फिर ड्राफ्टिंग समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष सभी को पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के नाते ही इनको कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक या फिर भारतीय संविधान का पिता। द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन संख्या है 17। भारत का संविधान सभा द्वारा डैश डैश रिक्त स्थान है, डेट बतानी है, में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपसे पूछ रहा है संविधान भारत का संविधान सभा ने कब अपनाया? तो हम सभी जानते हैं संविधान सभा की प्रस्तावना में एक डेट आपको मिलती है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था, मतलब अपनाया था और उसे लागू किया था और उसे जो है अर्पित किया था जनता के लिए। तो ये 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था, लेकिन अंशतः इसी दिन संविधान 15 आर्टिकल्स लागू हो गए थे। सभी ने पढ़ा है इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 18। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? ठीक है, वह कौन सा कारण है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक, रूस में समाजवादी लोकतंत्र। रूस में समाजवादी लोकतंत्र ये जो है कारक नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया? किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा? ठीक है, किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर है 1922 में महात्मा गांधी ने ही कहा था
कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनना चाहिए और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सभी को हमने क्लासेस में लिखवाया है। आगे बढ़ते हैं। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। 1924 में किसने कहा था कि संविधान सभा, यानी कि 1924 में संविधान सभा की मांग एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर आप गेस कर चुके हैं, मोतीलाल नेहरू। ये भी सारी चीजें आपकी कॉपी में मैंने लिखवाई हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप में प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? यह फिर क्वेश्चन होता है संविधान सभा की औपचारिक मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई, तो आंसर होता है एम.एन. रॉय 1934। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ठीक है, संविधान सभा को फाइनली संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया? तो संविधान सभा की 3 बैठकें होती हैं, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर 1946। तो जो 13 दिसंबर 1946 की बैठक थी, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, ठीक है, 13 दिसंबर 1946। इसी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिससे क्या है संविधान सभा की कार्यवाही वास्तविक रूप से आगे बढ़ती है और उसमें जो है उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर आंसर हम जवाहरलाल नेहरू कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, मूर्त रूप किसने प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप है, यहाँ पर बाह्य लिखा हुआ है, नहीं कि बाहरी हस्तक्षेप। ठीक है, बिना बाह्य हस्तक्षेप के क्या है, बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग का प्रस्ताव पारित किया कांग्रेस ने किस वर्ष? ठीक है, यहाँ पर देखिएगा प्रस्ताव जो पारित हुआ 1936 है। कांग्रेस ने इस तरह की जो मांग है, भारतीय संविधान सभा की मांग जो कांग्रेस ने पहली बार 1935 में की है, प्रस्ताव उसको 36 में कांग्रेस के अधिवेशन में पारित किया गया है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन ने जो संख्या तय की थी वो क्या है? 389, 409, 429, 505। आंसर गेस कर चुके हैं आप, ऑप्शन संख्या ए आंसर इसका ऑप्शन। ठीक है, 389, 389 जो है ये जनसंख्या के आधार पर 10 लाख की जनसंख्या पर जो है सदस्य होने थे। 10 लाख की जनसंख्या पर जो है एक सदस्य होना था और उस अकॉर्डिंग जो है 389 सदस्य यहाँ पर तय किए गए थे। और आपको पता है कि उस 389 में से जो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से थे वो 296 थे, जो देसी रियासतों से थे वो 93 थे। 296 में भी जो है जो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से 11 प्रांतों से 292 सदस्य थे और चीफ कमिश्नरी प्रांतों से 4 सदस्य थे। ठीक है, बाकी ये जो 93 मेंबर्स हैं देसी रियासतों से थे। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन, अभी हमने बताया आपको 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि कितने इलेक्ट होकर आए थे? ठीक है, यहाँ पर जो है 296 कर सकते हो आप, चूँकि चीफ कमिश्नरी प्रांतों के लिए इलेक्शन हुए थे और उसमें से जो है कांग्रेस के 208 सदस्य आए थे इलेक्ट होकर। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी, आपको ये चीज़ पता है। अगला क्वेश्चन है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? जब भारत का विभाजन हुआ, माउंटबेटन योजना के आधार पर पार्टीशन हुआ इंडिया का, और उसके साथ साथ आप जानते हो कि जो है भारतीय संविधान सभा का भी जो है दोबारा से गठन किया गया, उसका पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ और उसके तहत जो संख्या रह गई थी वो 299 थी। ठीक है, तो हम ध्यान रखते हैं संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी पहले 389 थी, लेकिन जो है पार्टीशन के बाद ये संख्या रह जाती 299। ठीक है, 389 में से जो 90 सदस्य थे वो चले जाते हैं पाकिस्तान की संविधान सभा में, तो बचते हैं हमारे पास केवल 299। ठीक है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? कौन से प्रोविंस से, कौन से स्टेट से सबसे ज़्यादा मेंबर्स संविधान सभा में थे? बंगाल, चेन्नई, मुंबई या फिर संयुक्त प्रांत? सिंपल सी बात है, संयुक्त प्रांत होगा, उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि इसी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर जो है संविधान सभा में सीटें तय की गई थी। आज भी आप देखिएगा, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर सीटें होती हैं तो वो उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं और लिखा है कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ से इलेक्ट हुए थे? कहाँ से उनका इलेक्शन हुआ था? किस प्रोविंस से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी या तत्कालीन मध्य भारत से? तो हम जानते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का भी कौन सा? पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल बाद में पड़ा, हालांकि इसे पूर्वी बंगाल कह सकते हैं। ठीक है, पूर्वी बंगाल से उनका निर्वाचन हुआ था। पहले केवल बंगाल नाम हुआ करता था, बंगाल विभाजन हुआ था, वहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी बंगाल बने थे।
वही पूर्वी बंगाल फिर आगे चल के क्या बना, पूर्वी पाकिस्तान बना, और पूर्वी पाकिस्तान के बाद फिर 1971 में आज़ाद होकर क्या बन गया है, वो बांग्लादेश के रूप में उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो पूर्वी बंगाल होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। B.R. अम्बेडकर इलेक्ट हुए थे फ्रॉम पूर्वी बंगाल। संविधान सभा के लिए कब चुनाव संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए जो इलेक्शंस हुए थे 296 मेंबर्स के लिए, वो 1945, 46, 47 या फिर 48। सही आंसर आप गेस करिएगा, और आप जानते हैं सही आंसर होगा 1946। ठीक है, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए इलेक्शंस हुए थे, और फिर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो संविधान सभा के लिए जो इलेक्शंस हैं वो कब हुए हैं? जुलाई अगस्त 1946। ठीक है, कह सकते हो जुलाई 1946। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? कौन ऐसा व्यक्ति जो संविधान सभा का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए KN मुंशी, यहाँ पर KN नहीं होता है, KM मुंशी है। ठीक है, KM मुंशी, KM मुंशी यानी पूरा नाम इनका था, पूरा नाम तो कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। KM मुंशी क्या था? डॉक्टर कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। ये सदस्य थे संविधान सभा में। N गोपाल स्वामी आयंगर ये भी मेंबर हैं। H बेग, और उसके बाद है TT कृष्णाचारी। तो सही आंसर इसका जो H बेग, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चंस का जो सीरीज़ है वो कंप्लीट होता है, और पेट सिलेबस के टॉपिक में जो पहला जो टॉपिक है संविधान सभा, उस टॉपिक के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगला जो वीडियो होगा वो आपके लिए संविधान सभा की प्रस्तावना और संविधान के विशेषताओं से संबंधित जो 30 से 35 प्रश्नों की श्रृंखला होगी, उसको लेके हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप सभी अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। आप सभी सफलता प्राप्त करें। जय हिंद।